ब्राह्मण की बेटी 10। ब्राह्मण की बेटी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रकरण 10। प्रतिष्ठित एवं कुलीन जयराम मुखर्जी के देवते वीरचंद्र बनर्जी के साथ संध्या का विवाह होना स्थिर हो गया है। कन्या पक्ष के परिवार में वर पक्ष से लोगों के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अगहन महीने का शुभ मुहूर्त निकला है। बहुत समय बाद जगद्धात्री के घर में आनंदोत्सव हो रहा है, इसलिए उसका उत्साह देखते ही बनता है। वह मिठाई बनाने में लगे हलवाइयों की देखरेख कर रही है, तो उसकी बूढ़ी सास कालीतारा माला जप रही है। बुढ़िया ने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। बुढ़िया बहू से बोली, क्यों जगद्धात्री, संध्या के विवाह में अब 10 दिन ही बचे हैं ना? जगद्धात्री बोली, माँ आज के दिन को छोड़ दे तो 9 ही दिन बाकी है। जब तक सारा काम ठीक ढंग से निबट नहीं जाता तब तक तो मन को शांति मिल ही नहीं सकती। सास मुस्कुराकर बोली, सभी कामों के संपन्न होने तक चिंता और विघ्न बाधा की आशंका बनी ही रहती है। क्यों बहू, क्या तुम अपनी लक्ष्मी जैसी रुक्मिणी संपन्न बेटी को पानी में नहीं बहा रही हो? जगद्धात्री बिना उत्तर दिए अपना काम निपटाने में जुटी रही। सास फिर बोली, बहू, घर आकर जब मैंने संध्या को थोड़ा सा टटोला तो उसके दोहक से मेरी तो छाती फटी जा रही है। तुम माँ होकर भी अपनी बेटी के मन की न जान सकी। अरुण जैसे हीरे को छोड़कर कंकर को तुमने कैसे पसंद कर लिया? जगद्धात्री बोली, मैं संध्या के दिल की सारी बात को ठीक से जानती समझती हूँ, किंतु क्या करूँ, जब यह संभव ही नहीं तो फिर रुककर वह धीरे से बोली, माँ जी, कामकाज का घर है, कहीं किसी के कान में कुछ पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। सास तो एकदम चुप हो गई, किंतु अपने ऊपर नियंत्रण न कर पाई। जगद्धात्री बोली, माँ, यह बताओ कि यदि मैं अरुण का पक्ष लेती तो क्या तुम्हारे लिए इस संबंध को स्वीकार करके अपने कुल को कलंकित करना संभव होता? क्या तुम इस संबंध को मान्यता देती? क्या तुम अपनी जाति की रक्षा को तत्पर न होती? जगद्धात्री सोचती थी कि यह सुनकर सास को सांप सूंघ जाएगा, किंतु सास बोली, बहू, तूने मुझसे कहा तो होता। अरे, तुम उसे छोटी जाति का कहती हो, वह विद्या बुद्धि में ही उच्च नहीं अपितु जाति की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। तुमने जिन 2 स्त्रियों को छोटी जाति की होने के कारण अपने घर से भगा दिया, उसने तो उन्हें आश्रय देकर अपनी महानता सिद्ध कर दी। ऐसे महापुरुष को भी तुम छोटी जाति का कहती हो? यह तो बड़ी विचित्र बात है। जगद्धात्री क्रुद्ध स्वर में बोली, क्या दूल्हे डोम आदि अनाथ होने के कारण ब्राह्मणों के साथ रहने के अधिकारी बन जाते हैं? क्या शास्त्रों का यही विधान है? सास ने कहा, शास्त्रों की बात तो शास्त्रकार जानते होंगे, किंतु मैं तो अपनी व्यथाकथा को जानती हूँ। छोटी जाति के लोगों से घृणा करने का भगवान क्या दंड देते हैं? यदि तुम मेरे साथ बीती घटना से परिचित होती तो यह थोथा अभिमान कदापि न करती। तुझे यह समझ आ जाती कि जाति के आधार पर ऊंच नीच का विचार करना ओछा और निंदनीय है। यदि तुम्हें जाति प्रथा के दोषों की थोड़ी सी भी जानकारी होती तो तू अपनी बेटी को इस तरह गड्ढे में न धकेलती। क्रुद्ध स्वर में जगद्धात्री बोली, जिस कुलीनता से सारा संसार चिपका हुआ है वह क्या धोखा की टटी है? सूखी हंसी हंसकर बुढ़िया बोली, बेटी, यही वास्तविकता है। यह सब हम जैसे असहाय लोगों के गले में फंदा है। समर्थ लोग इसकी परवाह ही कहाँ करते हैं। मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, दुनिया को खुली आंखों से देखा है। मेरी एक बात याद रखना, झूठ को सम्मान देकर ऊंचा उठाने की कितनी भी चेष्टा करो, उसे तो मुंह के बल गिरना ही है। असल में देखा जाए तो यही सब कुछ हो भी रहा है। उत्तर देने जा रही जगद्धात्री लड़की को आते देखकर चुप हो गई। बगीचे में पौधों को पानी देकर लौटी संध्या ने अपने हाथ के संकेत से माँ को दिखाकर पूछा, माँ, क्या यह चंद्रकुली नाम ही मिठाई है
अभी माँ ने मुंह ही नहीं खोला था कि वह दादी से बोली, दादी जी, सबके यहाँ जब इस अवसर पर लड्डू बनते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बने? दादी प्यार से बोली, यह तो अपने बाबूजी से पूछना। संध्या बोली, क्या दादी, क्या तुमने इस बारे में कभी अपनी सास से नहीं पूछा था? अरे बेटी, ससुराल का मुंह देखना नसीब होता तो कुछ पूछने की नौबत भा आती। संध्या ने पूछा, क्यों दादी, कुल मिलाकर तुम्हारी सौतेनें कितनी थी? 100, 200 या 300? हंसती हुई दादी बोली, ठीक से तो कुछ मालूम नहीं, किंतु तुम जितनी भी हो कहो उतनी हो सकती है। 8 साल की आयु में जब मेरा ब्याह हुआ था तब उनकी पहले से 86 स्त्रियां थी। उसके बाद भी उनके बहुत विवाह हुए, इसकी सही गिनती न उन्हें मालूम थी और न मुझे मालूम है। हंसती हुई संध्या बोली, क्या दादा ने कहीं अपने विवाहों का रिकॉर्ड नहीं रखा होगा? यदि कहीं वह रजिस्टर तुम्हें मिल जाता तो अपनी सौतेनों के नाम पते से उनकी खोज खबर तो ले लेती। फिर पता चलता कि मेरे कितने ताऊ, चाचा, भाई, बहन आदि हैं। उनमें से बहुत सारे तो अब भी होंगे। यदि कहीं उनका पता चल जाता तो मजा आ जाता। थोड़ा हंसकर संध्या ने पूछा, दादा तुम्हारे पास आ जाते तो क्या तुम्हें मोलतोल करना पड़ता था? इस तकरार में तो तुम्हें बड़ा मजा आता होगा। फिर तुम्हें आखिर कितने रुपए देने पड़ते थे? जगद्धात्री नाराज होकर बोली, बेटी, यह चुलबुलापन छोड़ और ठाकुर जी की पूजा की तैयारी कर। दादी बोली, लोगों को सब मालूम है, परंतु फिर भी न जाने क्यों इस बुराई से पिंड नहीं छुड़ाते। जगद्धात्री को यह सारी चर्चा शुरू से ही नापसंद थी। अब सास के रुख को देखकर वह बोली, तब की बातें और थी, मालूम नहीं कितना सच है और कितना झूठ, किंतु आज तो न किसी के इतने विवाह होते हैं और न ही स्त्रियां अत्याचार का शिकार होती है। उस समय कुछ लोगों द्वारा अत्याचार किए जाने की बात सत्य भी हो तो भी इसे गौरव कभी नहीं मिला होगा। संध्या ने दादी के और अधिक निकट आकर सहानुभूति और आत्मीयता से भरे मधुर स्वर में पूछा, दादी, वे लोग इस प्रकार का अत्याचार क्यों करते थे? क्या उनमें मानवता का नितांत अभाव था? संध्या को अपनी छाती से चिपकाती हुई दादी गहरी और ठंडी सांस छोड़कर बोली, बेटी, एक रात का पति अपनी किस किस पत्नी के प्रति ममता, आत्मीयता और स्नेह दिखाएगा? अब तुम अपने संबंध में ही सोच कर देखो, तुम्हारे साथ जो होने जा रहा है, क्या उसे एक दुर्घटना अथवा अत्याचार नहीं कहा जा सकता? उबी गई जगद्धात्री उठकर खड़ी हो गई और तीखी आवाज में बोली, तू बातें ही करती रहेगी तो ठाकुर जी की पूजा का काम मुझे ही निपटाना पड़ेगा। संध्या ने माँ के तमतमाते चेहरे को देखकर भी उठने की कोई चेष्टा नहीं की। वह बोली, दादी, इतने अधिक समय से प्रचलित और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रथा को सहसा नष्ट होते देखकर क्या किसी के दुख नहीं होता? दादी बोली, किसी प्रथा का प्रचलन तथा समाज द्वारा स्वीकृति उस प्रथा के उत्तम होने का आधार कदापि नहीं। किसी भी प्रथा के गुणदोष की समय समय पर जांच परख करते रहना चाहिए। सत्य से आंख चुराने वाला ही अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। बेटी, मैं अपने पापों का वर्णन अपने मुंह से नहीं कर सकती, किंतु जिस दारुण ज्वाला में मुझे जलना पड़ा है उस केवल मैं ही जानती हूँ। संध्या को अपने समीप बिठाकर कालीतारा बोली, किसी समय समाज के ठेकेदारों ने ब्राह्मणों के गुणों के आधार पर उन्हें आदर्श एवं कुलीन मान लिया था, किंतु समय बीतने पर ब्राह्मणों के वंशधर सभी दोषों से लिप्त होते गए और उनका आचरण शूद्रों के आचरण से भी निकृष्ट हो गया, किंतु समाज व्यवस्था नहीं बदली। यही सारे अनर्थों की जड़ है। बेटी, जिस जाति प्रथा पर तुम इतना गर्व करती हो, यदि तुम उसके भीतर की गंदगी को देख पाती तो तुम्हें अपने को ब्राह्मण कहलाने में लज्जा होने लगती। जिन अनाथ दूल्हों को तुमने केवल छोटी जाति का होने के कारण अपने मोहल्ले से निकाल दिया है, अपने इस आचरण पर तुम्हें लज्जित होना पड़ता।
जगद्धात्री को यह चर्चा इतनी अधिक अप्रिय और अरुचिकर लगी कि उसे और अधिक सुनना सहन नहीं हुआ, इसलिए वह वहां से उठकर चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। उसे लगा मानो उसकी सास अपने साथ हुई किसी अत्यंत निंदनीय आचरण को दिल में छुपाते छुपाते तंग आ चुकी है और कोई अत्यंत कटु प्रसंग बाहर आने के लिए उसकी छाती को विदीर्ण करने की चेष्टा कर रहा है। अचानक यह सोचकर वह व्यथित और चिंतित हो उठी कि उसके ससुर के बहुविवाहों के साथ उसका तो कोई गहरा संबंध नहीं है। कुछ देर की चुप्पी के बाद संध्या ने पूछा, क्यों दादी, क्या हमारे हिंदू समाज में अनाचार बहुत गहरे घुस गया है और क्या इस समाज को छलकपट, ढोंग और दिखावे ने एकदम खोखला कर दिया है? यह समाज बाहर से कैसा और भीतर से कैसा है, इसके दोहरे रूप को मेरे सिवाय और कौन इतनी अच्छी तरह से जानता होगा? कहती हुई दादी की आंखों से झरते आंसू शाम के धुंधल में भी छिप नहीं सके। आंचल से अपनी आंखें पोंछी दादी बोली, बेटी, अब आजकल मेरी सोच के बारे में क्या तुम कुछ अनुमान लगा सकती हो? जाति भेद के नाम पर मनुष्य में अंतर करने की प्रवृत्ति स्वार्थों और धूर्त मनुष्यों की देने हैं। इसमें भगवान को घसीटना मनुष्य की दूसरी बड़ी चालाकी और धूर्तता है। स्वार्थी मनुष्य एक दूसरे में भेदभाव की खाई को जितनी गहरी करता जाता है, लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या देश की प्रवृत्तियां भी उसी स्तर पर गहरी जड़ जमाती जा रही है। इसीलिए समाज अनेक बुराइयों का अड्डा बनता जा रहा है। इसके बाद दादी और पोती चुप हो गई। संध्या को यह तो स्पष्ट हो गया कि उसके दादा के बहुविवाहों के कारण दादी द्वारा भोगी किसी विषम वेदना की स्मृति आज भी उसे काफी व्यथित किए हुए है। इसलिए दादी को और अधिक कुरेदना संध्या को अच्छा नहीं लगा। दादी बोली, बेटी, माँ को व्यर्थ में क्यों खिजाती हो? जाकर ठाकुरद्वारे का काम क्यों नहीं निपटा देती हो? संध्या बोली, दादी चिंती मत करो, माँ अपने आप सब कर लेगी। कहकर वह दादी का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई बोली, दादी, तुम्हारे जमाने की बातों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे कमरे में चलकर कुछ और सुनाओ न। कहती हुई दादी को अपने साथ कमरे में ले गई।